हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उसमें भी हम बात करेंगे ऑक्सीजन और थोड़ा सा हिस्ट्री का। ठीक है बच्चों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एवरी 1 या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, कभी ज़्यादा भी और कभी नहीं भी आते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो लिंक्ड भी है। बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, PGR शॉर्ट फॉर्म है इसकी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। तो अब तक हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट। ठीक है, जो प्लांट का डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो प्लांट के डेवलपमेंट में है ना, एनसीईआरटी बोलते प्लांट का डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में हम बात करें, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये 3 इवेंट हैं जो हमने देखी थी। जो तीनों चीजें होंगी प्लांट के अंदर, वैसे तो ग्रोथ, डेवलप, डिफरेंशिएशन दोनों पार्ट किसके, डेवलपमेंट के। जब दोनों प्लांट के अंदर होंगी या तीनों की मैं बात करूं तो तीनों ऐसी हो जाएंगी क्या? नहीं, तीनों की तीनों इवेंट पर फैक्टर होते हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं। जो ये फैक्टर हैं ये अफेक्ट करेंगे किसको? डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को। जब इसको इफेक्ट करेंगे तो फैक्टर ऐसे 2 तरीके होते हैं हमारे पास, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। अगर मैं इंटरनल की बात करूं तो इनको इंटरनल या इंट्रिंसिक हम बोलते हैं। ऐसे दूसरे कौन से होंगे फिर? एक्सट्रिंसिक। ठीक है बच्चों, पहले एक्सट्रिंसिक बता दूं, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद लाइट, टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर जो एक्सटर्नल है, वो फिलहाल के इंटरनल नहीं है। जबकि मैं बात करूं इंट्रिंसिक की, तो इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल, ये फैक्टर भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो फैक्टर जो जीन लेवल पर कंट्रोल करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम जेनेटिक कंट्रोल। और ये जो होते हैं जेनेटिक कंट्रोल, ये इंट्रा सेलुलर होते हैं। कैसे होंगे? इंट्रा सेलुलर। कौन से फैक्टर? जेनेटिक, जो जीन लेवल पर कंट्रोल करेंगे। दूसरे होते हैं हमारे पास इंट्रासेलुलर। जो ये इंट्रासेलुलर फैक्टर होते हैं, ये भी कितने तरीके होते हैं? ये सिर्फ एक तरीके होंगे, इंट्रासेलुलर, जिन्हें बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल या बोल सकते हैं स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल, जिनकी डाइवर्स फॉर्म होती है, या डाइवर्स केमिकल फॉर्म बोलते हैं हम लोग, डाइवर्स केमिकल फॉर्म। इसलिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की हम पढ़ेंगे आगे। हम इंट्रासेलुलर जेनेटिक की हम बात नहीं कर रहे, हम करेंगे इंट्रासेलुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की, जिनको हम फाइटो हार्मोन और प्लांट हार्मोन भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन, ये 2 नाम भी हम इनके लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं किसके लिए? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको मैंने क्या बोला? स्मॉल केमिकल मॉलिक्यूल, जिनकी डाइवर्स फॉर्म हमें देखने को मिलती है। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, डिपेंड ऑन फंक्शन। जैसे ही काम करते हैं उनके इस पर ये 2 टाइप के होंगे, और उनकी केमिकल कंपोजिशन, जिसकी मैं आगे बात करूंगा। बात करते हैं इसके बारे में टाइप की। तो पहला होगा प्रोमोटर टाइप्स में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं या फाइटो हार्मोन होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, डिपेंड ऑन फंक्शन। जो इनका रोल होता है उसके बेस पे 2 टाइप के होते हैं। अगर मैं टाइप की बात कर रहा हूं तो टाइप में कौन कौन से होंगे बच्चों? पहले तो वो जो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं, उसके बाद दूसरे जो होंगे वो कौन से? इनहिबिटर। प्रोमोटर,
तो प्रोमोटर की मैं बात करूं, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसी कौन कौन सी ग्रोथ है जिनको प्रमोट करते हैं? सेल डिवीजन पहला इनका फंक्शन है जो प्रोमोटर में हमें देखने को मिलता है। दूसरा सेल का इनलार्जमेंट, सेल के इनलार्जमेंट के बाद ट्रॉपिकल ग्रोथ, ट्रॉपिकल ग्रोथ के बाद फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावर फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, एजेक्ट्रा। डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं जो प्रोमोटर द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोमोटर हमारे पर कौन कौन से, जैसे कि ऑक्सिन जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन। अब बात करते हैं इनहिबिटर की। तो इनहिबिटर का मतलब होता है कि ग्रोथ को इनहिबिट करना, लेकिन पार्ट डेवलपमेंट का ही है। ध्यान रखना, प्रोमोटर भी पार्ट डेवलपमेंट का होता है और इनहिबिटर भी पार्ट डेवलपमेंट का होता है, लेकिन इनहिबिट होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि प्लांट पर स्ट्रेस है, स्ट्रेस डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, हर्बीवोरस की बायोटिक हो सकते हैं, एबायोटिक। दो तरह के स्ट्रेस हमें देखने को मिलते हैं, बायोटिक एबायोटिक। जहाँ पर एबायोटिक में टेम्परेचर हो गया, ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये सब क्या स्ट्रेस है, एबायोटिक। लेकिन अगर किसी एनिमल, किसी हर्बीवोरस या किसी अदर ऑर्गेनिज्म ने प्लांट को हिट किया, वो भी क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, या फिर प्लांट पे क्या हो जाए, वुंड हो जाए, ये सब क्या फैक्टर है जो प्लांट को इम्पैक्ट करते हैं। तो स्ट्रेस में पता होनी चाहिए कैसे होते हैं। पहला स्ट्रेस तो एबायोटिक हो गया और दूसरा होगा बायोटिक। बायोटिक मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट को अटैच करता है, उसमें सिंपल सा हर्बीवोरस होता है जो उसको ईट करता है। उसके बाद प्लांट में वुंड हो गया, चोट लग गई, तब भी क्या है, प्लांट के पास इनहिबिटर के कुछ एंजाइम होते, कुछ हार्मोन होते हैं जो काम करते हैं। उसके बाद ये तो हो गया तो प्लांट की कंडीशन पे डिपेंड है। दूसरा क्या है कि प्लांट की कंडीशन अनफेवरेबल है, या मान लो कि उसको सीड डेवलप करना है, तो सीड को डोरमेंट कंडीशन में लाना, सीड डोरमेंसी, जिससे सीड पार्टिकुलर कंडीशन में जनरेट ना करे, या सीड को डोरमेंट कंडीशन में लाने के लिए कौन हार्मोन काम करते हैं, इनहिबिटर। उसी में एक इनहिबिटर हमारे पास है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ABA, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, उसके बाद एक हार्मोन बचता है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, इस हार्मोन का नाम है इथाइलिन। जो इथाइलिन हार्मोन होता है ये प्रोमोटर का भी काम करता है, इनहिबिटर का भी काम करता है। प्रोमोटर के काम की मैं बात करूं तो सम फंक्शन, ध्यान देना, कुछ ही फंक्शन कैसे होते हैं इसके, इनहिबिटर का है, या इसका सम रोल होता है। कुछ ही रोल किसमें होता है, सॉरी, प्रोमोटर में, लेकिन मेजर रोल कहां पर होगा इसका, मेजर रोल होता है इसका इनहिबिटर में। तो इंटरमीडिएट इसका प्रोमोटर और इनहिबिटर का, कम रोल प्रोमोटर में, मैक्सिमम रोल इनहिबिटर में, इसलिए इथाइलिन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन हो जाता है। ये हमारे पास टाइप्स हैं हार्मोन के, दो तरीके के हो गए। अब बात करते हैं इनके कंपोजिशन की एंड डेरिवेटिव की। कंपोजिशन जिसे डेरिवेटिव होते हैं। पहला हार्मोन है हमारे पास ऑक्सीन। जो ये ऑक्सीन हार्मोन है इसका जो नेम है वो क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये डेरिवेटिव होता है इंडोल नाम के मॉलिक्यूल से। ठीक है, इंडोल से ये डेरिवेटिव हुआ है। अगर बात करें इंडोल भी कहां से आया है, एक अमाइनो एसिड, इसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, रिंग अमाइनो एसिड होता है, जिससे क्या इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, इंडोल का। और इंडोल से क्या होना था, इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि एक एसिड हार्मोन है। उसके बाद दूसरा हार्मोन होता है हमारे पास जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है जिसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है GA3। ठीक है,
और इसका जो डेरिवेटिव है या जिससे डेरिवेटिव हुआ है उसका क्या नाम है, इंपोर्टेंट हमारे लिए, टर्पीन्स, जो कि आइसोप्रीन नाम की यूनिट से मिलकर बनी होती है, 5 कार्बन की होती है और टर्पीन 10 कार्बन की यूनिट होती है। थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास साइटोकाइनिन, जिसको हम काइनेटिन भी बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन वाला हार्मोन है, सेल को डिवाइड कराता है, जिसका एक इंपॉर्टेंट नाम है, आपको मालूम होना चाहिए, N6-फुरिल अमाइनो प्यूरिन। अब प्यूरिन आप जान के होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, प्यूरिन की, एडेनिन की। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, जिसे डेरिवेटिव हुआ एडेनिन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फोर्थ हार्मोन की, जो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट था, नाम क्या था, इथाइलिन, जो कि क्या है, एक गैसेस हार्मोन है। अभी गैसेस हार्मोन है, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, लेकिन अगर अभी आपसे कोई पूछे कि इसका प्रीकर्सर ये बना किससे है, तो इसके लिए एक अमाइनो एसिड होता है, इसका नाम क्या है, मैथियोनीन। मैथियोनीन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है, इसमें ट्रांसलेशन के टाइम पर जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इससे ही चीजें स्टार्ट होती है। फिफ्थ नंबर का जो हार्मोन है उसका नाम हमारे पास एब्सिसिक एसिड या ABA। ठीक है, नाम क्या है इसका, एब्सिसिक एसिड, जो कि एक एसिड हार्मोन है। ठीक है, जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है ये बना होता है बच्चों कैरोटीनॉइड्स का, जो कि आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो कैरोटीनॉइड एज ए एक्सेसरी पिगमेंट की तरह काम करता है। वही कैरोटीनॉइड क्या बनाता है, एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबका, ओके। अब बात करते हैं हमारे पास कंपोजिशन के, या डेरिवेटिव भी हो चुके हैं हमारे पास, इसका टाइप हो चुका है और थोड़ा रोल हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं हम हार्मोन के बारे में। तो पहला हार्मोन कौन सा हमारे पास, ऑक्सीन। तो इससे पहले आपको एक लाइन पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या जितने भी प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन, सबकी डिस्कवरी कैसे हुई है, एक्सीडेंटली। अगर सबकी डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई है, इसका मतलब, सही बोल रहा हूँ क्या, ध्यान रखना, डिस्कवरी होती ही एक्सीडेंटली है। अगर कोई चीज डिस्कवरी होगी तो एक्सीडेंटली होगी। इन्वेंशन करा जाता है, वो डिस्कवर नहीं होता, वो करा जाता है, जबकि डिस्कवरी एक्सीडेंटली ही होती है, कोई जानबूझ के तो करता नहीं है। तो इसी हिसाब से स्टार्ट होता है हमारे पास पहला हार्मोन, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीन। जो ये ऑक्सीन हार्मोन है, ये एक्चुअल में जब प्लांट में ग्रोथ देखी जा रही है, तो ग्रोथ के टाइम पर सबसे पहले देखी गई थी। तो ग्रोथ, ऑक्सीन का जो मतलब होता है ग्रोथ होता है, कि प्लांट के अंदर ग्रोथ देखी जा रही थी। तो ये आया एक लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब ऑक्सीन, और इसका जो मीनिंग है वो है ग्रोथ या कंटिन्यू ग्रो। ठीक है, ग्रोथ बोल दो, या जो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कंटिन्यू ग्रो, यानी कोई चीजें लगातार बढ़ रही है, ऑक्सीजन का जो मतलब होता है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन की डिस्कवरी बात करें तो मैंने बोला एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई है, हुई कैसे थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, चार्ल्स डार्विन और दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास, चार्ल्स डार्विन हो गए और उनके ही सन चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, जो कि उनके सन है। एक टाइम क्या हो रहा था, दोनों के दोनों कहाँ घूम रहे थे, गार्डन के अंदर। तो गार्डन के अंदर घूम रहे थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये कैनरी ग्रास है। कैनरी ग्रास का जो कोलेप्टाइल होता है, ये कैनरी ग्रास है, उसका जो कोलेप्टाइल था वो इल्यूमिनेटेड हो रहा था या मूवमेंट कर रहा था की तरफ, वन डायरेक्शन में, यानी कि जिधर की सनलाइट था उस तरफ मूवमेंट कर रहा था, उसकी तरफ वो मूव कर रहा था, उसकी तरफ देख रहा था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, कैनरी ग्रास को। मान लो हमारे पास कैनरी ग्रास है और ये कैनरी ग्रास का क्या है, कोलेप्टाइल। कोलेप्टाइल मतलब एक एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया मतलब एक पार्ट होता है जो प्लांट का, जो सोइल से ऊपर की तरफ होता है, शूट वाला एरिया बोल सकते हैं उसको फिलहाल समझने के लिए, कोलेप्टाइल। ठीक है, ये कोलेप्टाइल किधर था, सनलाइट पर मूव कर रहा था, या सनलाइट की तरफ देख रहा था। तो इन्होंने यही सोचा कि ये प्लांट का जो, या कैनरी ग्रास का जो
कोलेप्ट आइल है वो सन की तरफ ही क्यों देख रहा है या सन की तरफ ही मूवमेंट क्यों कर रहा है। ठीक है, इसे जानने के लिए उनके अंदर इच्छा हुई कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज सन की तरफ मूवमेंट करती है, सन की तरफ देख रही होती है, मतलब सन की तरफ चल रही होती है, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। समझिए फोटोट्रोपिज्म का मतलब, फोटोट्रोपिज्म इसका मतलब होता है सनलाइट की तरफ मूवमेंट करना, सनलाइट की तरफ देखना। ठीक है, तो सनलाइट की तरफ यानी कि एक तरफ से हम लाइट का सोर्स दें या सनलाइट हो, इसे बोलेंगे इल्यूमिनेटेड लाइट या लाइट सोर्स, जिसकी तरफ कैनरी ग्रास का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बस यहीं से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है कि एक्चुअल में जब इनके दिमाग में आया कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए कि कैनरी ग्रास इधर की तरफ मूव क्यों कर रही है। तो उन्होंने मूव करने के स्टार्ट करें तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर कोई इसकी टिप पर कोई ट्रांसमिटेबल मॉलिक्यूल बन रहा है जो यहाँ पर मूव कर रहा है, और मूव करते समय प्लांट की ग्रोथ करा रहा है। क्या बोला उन्होंने उसको, ट्रांसमिटेबल मॉलिक्यूल, जो क्या कर रहा था, प्लांट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहा था, जो इन्होंने स्टडी में पाया। यहाँ तक काम क्लियर हो चुका था किसका, चार्ल्स डार्विन का। लेकिन एक्सपेरिमेंट कभी रुकते क्या नहीं, यहाँ तक ये नहीं पता था क्या है, बस ये था कि ट्रांसमिटेबल कोई मॉलिक्यूल है जो लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, प्लांट की फोटोट्रोपिज्म यानी कि उसकी तरफ ग्रोथ करा रहा, किसकी, कैनरी ग्रास की। तो उसके बाद जब लगातार एक्सपेरिमेंट होते, एक एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पर, एक साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, जो कोलेप्ट आइल थी इसकी टिप को क्या करते थे, कट करते थे। ठीक है, जब इसकी टिप को कट कर दिया तो यहाँ पर हमें कोई मूवमेंट या कोई बेंडिंग नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पर कोई मूवमेंट या बेंडिंग देखने को नहीं मिल रही है सनलाइट की तरफ, अगर सनलाइट का हमारे पास सोर्स है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल बनना था, जिसको बेंड करा रहा था, मूवमेंट करा रहा था, वो मॉलिक्यूल का बनना टिप पर बन रहा है। ठीक है, सनलाइट तो आ रही है लेकिन टिप नहीं है उसके पास, तो टिप पर बनना। तो पहले क्लियर हो गया कि बनने वाला मॉलिक्यूल का बनना उसके टिप पर बनता है। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है बच्चों, यहाँ पर 2 नंबर का मतलब जो होता है, उसमें क्या करते हैं, इस समय जो इसकी कोलेप्टाइल टिप थी, उस कोलेप्टाइल टिप को काटा नहीं गया, बट काटने के अलावा उसमें क्या कर दिया उन लोगों ने, इस पे एक कैप लगा दी। जो कैप थी वो कैसी थी, नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना, जो नॉन ट्रांसपेरेंट कैप थी जिसे बोलते हैं ऑप्लिक कैप, जिसमें लाइट पास आउट नहीं होगी। तो लाइट पास आउट नहीं हो रही तो यहाँ भी कोई हमें बेंडिंग नहीं मिल रही है। इसका मतलब बनने वाला मॉलिक्यूल टिप पे बनेगा और लाइट की प्रेजेंस में ही बनेगा। ठीक है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमें कोई बेंडिंग नहीं मिल रही है। फिर थर्ड प्रैक्टिकल होता है हमारे पास। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बच्चों, इस बार जो बेंडिंग थी सनलाइट की तरफ वो प्रॉपर हो रही थी, लेकिन इस बार करा क्या उन लोगों ने, ये हमें पता होना चाहिए। इस बार जो उन्होंने बेंडिंग करी थी, मतलब इस बार जो उन्होंने क्या लगाया था, कैप लगाया था, थर्ड प्रैक्टिकल के अंदर भी जो कैप लगाया था वो ट्रांसपेरेंट कैप था। ट्रांसलूसेंट बोल दो, ट्रांसपेरेंट कैप बोल दो, जिससे लाइट क्या हो रही थी, इजीली पास आउट हो रही थी टिप पर। जब पास आउट हो रही थी वहां क्या बनना था, हार्मोन बनना था। कौन सा, ऑक्सीजन हार्मोन। अब ये एक ध्यान रखना है यहाँ पर, ये पॉइंट, जब यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन बन रहा है तो ये ऑक्सीजन हार्मोन बनकर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, देखो लाइट इधर चल रही है तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। इसलिए मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ मिलती है हमें, इस एरिया में मिलती है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब ये वाले एरिया में सेल का इल्लोंगेशन हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, जिस वजह से एक एरिया लंबी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, दूसरे जो अपोजिट है या सनलाइट की तरफ वाले एरिया के अंदर ग्रोथ कम होगी। जब एक की ग्रोथ ज्यादा होगी दूसरे कम होगी तो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि वो बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिधर से कम से ज्यादा की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ को क्या होना, बैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको ये क्लियर यहाँ पर शो हो रहा है। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था। इससे क्लियर हो गया कि बनने वाला मॉलिक्यूल उसके टिप पर बनना है और लाइट की प्रेजेंस में बनना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपका, यहाँ तक होने के बाद ये लगातार एक्सपेरिमेंट थे जो किए गए। उसके बाद हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट जो FW वेंट करते हैं, FW वेंट। FW वेंट ने क्या किया, एक न्यू टेस्ट किया, इसे बोलते हैं बायो एसे। बायो एसे में करते हैं क्या हम, जो ये मॉलिक्यूल था, जो ऑक्सीजन था, जो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस कर रहा था, इस मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करा, फाइंड आउट करके उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसको निकाल के आइसोलेट किया। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन की बायोएसे में क्या करते हैं, यही करते हैं कि बायोएसे में उस मॉलिक्यूल को हम आइसोलेट करेंगे जिस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए टेस्ट किया गया जिसको बोलते हैं एविना कर्वेचर
टेस्ट। जो ये एविना कर्वेचर टेस्ट था, तो इनमें करते हैं क्या, एविना जो कि ओट का प्लांट होता है। ठीक है, कौन सा प्लांट होता है, ओट। जो ये ओट का प्लांट होता है, तो ओट की जो सीडलिंग होती है, समझ गए सीडलिंग, यानी कि हम सीड को ग्रो करते हैं, जो पहले प्लांट वहां से उगकर आता है और सोइंग ग्रो करता है, उसकी हम सीडलिंग की बात करें। उस सीडलिंग में क्या करा उन्होंने, जो ऑक्सीन था उसको आइसोलेट किया और इसका नाम रखा ऑक्सीन बी। यह ध्यान रखना, ऑक्सीन बी रखा इसका नाम, यहाँ तक क्लियर। अब ऑक्सीन जब बी है तो ए भी रहा होगा। देखो, इससे पहले एक हार्मोन जो कि ऑक्सीन ही था, इससे पहले हार्मोन प्लांट का जो ऑक्सीन था, तो उसका नाम ऑक्सीन ए था। किस हार्मोन की बात कर रहा हूं मैं, इसको डिस्कवर किया गया थे ह्यूमन के यूरिन से। जब ह्यूमन के यूरिन से डिस्कवर किया गया, तो ये प्लांट के अंदर नहीं मिलता है, लेकिन उसके जैसा रिसेंबल होता है, उसके जैसे काम करता है, ह्यूमन के यूरिन में मिला था, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीन ए। सो सबसे पहले डिस्कवर कौन सा हुआ था, ह्यूमन के यूरिन में डिस्कवर हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपका पता वहां लग गया था। लेकिन अगर डिस्कवर की बात करूं, ये किसकी बात करें, ऑक्सीन हार्मोन की। अब बात करते हैं फॉर्मेशन, अकरेंस कहाँ होता है या इसका सिंथेसिस कहां पर होता है, अकरेंस या बोले सिंथेसिस। देखो, ये सोइल है हमारे पास, इस सोइल के ऊपर वाले एरिया क्या बोलते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम वाला एरिया होता है, जहां पर सूट होता है। थोड़ा सा प्लांट इतना बेस्ट तो नहीं बन पाएगा इस पर, लेकिन कोशिश करेंगे अच्छा बन पाए। आपको प्लांट दिख रहा है यहाँ पर, और इस प्लांट के आपको दो एरिया दिख रहे होंगे, एक रूट का दिखेगा और एक आपको सूट दिख रहा है। तो कहाँ फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होगा, इसका सिंथेसिस होगा कहां पर, ग्रोइंग एपिक्स। ग्रोइंग एपिक्स पे इसका फॉर्मेशन होता है ऑक्सीन हार्मोन का। अगर ग्रोइंग एपिक्स कौन से हमारे, जैसे कि न्यू शूट हो गया, और न्यू शूट पे क्या, लीफ है, फ्रूट है, ठीक है, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, तो इन पे क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है शूट के पेटिक पर। इसका कहां पर होगा, जो न्यू है, तो न्यू क्या है, ये वाला एरिया हमारे पे न्यू है, तो इस एरिया पे उसका फॉर्मेशन होगा ऑक्सीन हार्मोन का। साथ में जो रूट का टिप होता है, यहाँ भी इसका फॉर्मेशन होता है, ये भी ग्रोइंग एपिक्स एरिया है, ध्यान रखना। लेकिन जो ग्रोइंग एपिक्स में रूट पे होता है, वहां सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर लाव क्वांटिटी में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन अगर टिप पर हो रहा है, तो टिप से बन के कहाँ जाएगा, ये टिप पर बनेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। जब नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे यहां से मूव कर रहा अब की तरफ, और आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये इस लाइन को बोलते हैं हम बेस लाइन, मतलब सॉइल की लाइन है, बेस लाइन है, नीचे रूट होगी, उसके ऊपर स्टेम हो गया। अब ध्यान रखना, टिप पर बनेगा, सूट एपिकल में मूव करेगा बेस लाइन की तरफ, रूट एपिक्स के टिप पर बनेगा, मूव करेगा बेस लाइन की तरफ। तो कहना है की तरफ मूव कर रहा है, बेस की तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं हम, क्योंकि बनेगा तो भाई एक ही रीजन है ना, सब जगह बन रहा है, बन कहा रहा है, न्यू लीफ के पास बन रहा है, ध्यान, ओल्ड के पास नहीं, न्यू लीफ के पास बनना है, उसमें मैक्सिमम का बनना है ग्रोइंग एपिक्स के अंदर। ठीक है, तो इस पहले ये पता होना चाहिए कि वहां से बन रहा है, ट्रांसपोर्ट का कर रहा है, बेस लाइन तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पोलर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक पोल से दूसरे पोल की तरफ हो रहा है, तो इस तरह के मूवमेंट को बोलेंगे पोलर ट्रांसपोर्ट मूवमेंट। तो कहाँ जा रहा है, ध्यान रखना, बनकर उसके टिप से जहां से जा रहा, जहां भी उसकी जरूरत है, जहां भी उसको एक्शन करना, जहां भी उसका काम है, वहां की तरफ वो मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का काम क्लियर हो गया आपका। अब ये ऑक्सीजन भी दो तरीके के होते हैं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो सिंथेसिस के बेस पर, एक तो नेचुरल सिंथेसिस होने वाले जो प्लांट खुद डेवलप करता है, उसमें हमारे पास 2 हैं। पहला तो हो गया इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा हो गया इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है बच्चों, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, ये हो गया नेचुरल, जो प्लांट खुद डेवलप करता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन खुद बना चुका है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक बोल सकते हैं।
या बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। जिसमें पहले का नाम क्या है हमारे NaA, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड, नेफेथिलीन एसिटिक एसिड। दूसरा होगा हमारे पास 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऐसे तीसरा होता है 2,4-5T, इसके नाम में नहीं बताऊंगा मैं आपको, वैसे बोल कर बताऊँ, लिखेंगे नहीं। 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका नाम होगा, सेम है। ये जो हार्मोन है जो बता रहा हूँ ये तो है NCERT है, लेकिन इससे ज्यादा भी इससे ज्यादा भी जो प्लांट हार्मोन है ऑक्सीन की बात करें तो डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन हमें ये पता करने, ठीक है। तो इंडोल 3 एसिड को अगर मैं कहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, IAA, अगर हम दोबारा कहीं आता है तो, और इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड को बोलेंगे हम IBA। ये भी आपको फॉर्म देखने को मिल सकती है, ठीक है बच्चों। ऑक्सीजन का आपको क्लियर हो चुका होगा, कौन से सिंथेटिक है, कौन से नॉन सिंथेटिक है, या कौन से आर्टिफिशियल है, या कौन से नेचुरल है, ठीक है यहाँ तक आपका। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के काम की। तो ऑक्सीजन के काम से पहले हम एक प्लांट बना लेते हैं, और प्लांट से हम खुद चीज क्लियर होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन या फिजियोलॉजिकल, जो इसके फंक्शन है, फिजियोलॉजी कंडीशन होती है ऑक्सीजन की, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में पहले बात करते हैं कौन सी बच्चों, एब्सिशन की। जो एब्सिशन होता है इसमें क्या होता है कि प्लांट अपने फ्लावर, फ्रूट और लीफ को गिराता है। ध्यान रखना, एब्सिशन में क्या होता है कि प्लांट अपने फ्लावर, फ्रूट और लीफ को गिराता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना लेट स्टेज में गिराता है, अर्ली में कभी नहीं गिराता है। प्लांट कभी नहीं चाहेगा उसकी नई लीफ जो बनी है, नया फ्लावर जो बना है, नया फ्रूट जो बना है, उसको कभी गिराए। किसको गिराएगा, ओल्ड को गिराएगा। तो होता क्या जनरली, मान लो मेरे पास ये ओल्ड लीफ है, अगर ये ओल्ड लीफ है तो ओल्ड लीफ के अंदर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन लो होगा। लो फॉर्मेशन किसका होगा, ऑक्सीजन का, लेकिन हाई किसका होगा, इथाइलिन का। अगर इथाइलिन का फॉर्मेशन हाई होगा, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कम होगा, तो इस समय ऑक्सीजन तो मूव करेगा नहीं, कौन मूव करेगा, इथाइलिन। और इथाइलिन मूव करके कहाँ पहुंच जाएगा, जो आपको यहाँ पे ये बड़ वाला एरिया दिखाई दे रहा है रेड कलर का, यहाँ पर होता है एक एब्सिशन लेयर, जिसे बोलते हैं पेट्यूल और स्टेम के बीच का जॉइन होता है। वहां पर जाएगा इथाइलिन, और इथाइलिन क्या करेगा, यहाँ पर फ्रूट हो या लीव्स हो या फिर आपके अदर पार्ट हो, जिसको प्लांट को गिराना है, फ्रूट, लीफ और फ्लावर। अगर वो ओल्ड है तो ओल्ड का जो, अगर लीफ की बात तो पेटिकल होता है, फ्लावर में पेटिसल होता है, इस तरीके से और फ्रूट में स्टॉक होता है, सबको गिराया जाता है ना। तो यहाँ से गिराने के लिए इसके बीच एक लेयर होती है, उस लेयर के बीच में इथाइलिन का जो हार्मोन फिल हो जाएगा, और यहाँ पर इथाइलिन आने के बाद यहाँ के जो एंजाइम है उनको एक्टिवेट करता है, सेलुलोज, पेक्टेज, जिससे क्या होगा कि जो यहाँ की जिससे लीफ जुड़ी हुई थी इस एरिया के अंदर की जो डिजोल्व हो जाएंगे, और आराम से लीफ यहाँ से क्या हो जाएगी, सेनेशन में गिर जाएगी, क्या हो जाएगी, एब्सिशन हो जाएगी या फॉल ऑफ हो जाएगी। ये इथाइलिन का काम है। ये किसका काम है, ओल्ड में। अगर मैं न्यू की बात करूँ तो न्यू में किसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, न्यू लीफ के अंदर होगा या न्यू ग्रोइंग एरिया के अंदर होगा ऑक्सीजन का ज्यादा। जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हाई होगा और इथाइलिन का फॉर्मेशन कम होगा, इसमें कौन मूव करेगा, ऑक्सीजन मूव करेगा, और ऑक्सीजन जाएगा जहाँ की लीफ का जो पेट्यूल एरिया और जो स्टेम वाला एरिया जहाँ पर वो जुड़ा हुआ है, इस एरिया के बीच जाने के बाद क्या काम करेगा, वहां पर वो उसको प्रोटेक्ट करेगा और गिरने से टूटने से उसको रोकेगा, फ्लावर को, फ्रूट को और लीव्स को। इसका मतलब एब्सिशन को काम को जो अर्ली स्टेज की बात करूं, ध्यान रखना अर्ली स्टेज में तो ये रोकता है ऑक्सीजन, अर्ली स्टेज के अंदर फॉल ऑफ होने से रोकता है, लेकिन लेट के अंदर उनको प्रोमोट करता है। लेट स्टेज में या ओल्ड स्टेज की बात करें, ओल्ड जो फेज जाएगी उसमें उसको क्या करेगा, प्रोमोट करेगा कि वो जल्दी गिर जाए। ये किसका काम है, ऑक्सीजन का काम है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। तो सेकंड फंक्शन बच्चों यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस बच्चों क्या होता है, देखो एपिकल डोमिनेंस में जो इसका फॉर्मेशन कहाँ बोला मैंने, जो न्यू लीव्स है, तो जो इसका जो ये आपको सूट वाला एरिया दिखाई दे रहा है, सूट एपी से छोटी छोटी बहुत सारी लीफ होंगे, सनलाइट की पड़ेगी तो यहाँ पर क्या आ जाता होगा फॉर्मेशन,
ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा न्यू लीफ के पास। जब यहाँ पर ऑक्सीजन का ज्यादा फॉर्मेशन होगा तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से मूव करेगा और मूव करके क्या करेगा, नीचे तरफ मूवमेंट करेगा। जब ये नीचे तरफ मूवमेंट करेगा तो चलेगा, पोलर ट्रांसपोर्ट में समझाया था आपको। इसमें चलते समय जो साइड की लैटरल बड होती है, हर लीफ के पास एक से लैटरल बड हो सकती है, ठीक है। जितनी भी आपको लीफ दिखाई दी है इनके साइड में जो रेड कलर की है ये क्या है, यहाँ पर लैटरल बड, लैटरल बड बोल सकते हैं या एक्सिलरी बड बोल सकते हैं इसको। ये हमारी टिप की जो है जिसे सूट एपिकल मेस्ट बोलते हैं, ये एपिकल बड है हमारे पास, समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, लैटरल बड और एपिकल बड। तो जब ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, साइड की जो लैटरल बड है उनकी ग्रोथ को रोक रहा है। तो मतलब फूड या न्यूट्रिएंट वहां तो जा नहीं रहा, कहाँ जा रहा है, सीधा टिप पर आ रहा है। इसका मैक्सिमम ग्रोथ किसकी हो रही है, टिप की हो रही है। तो प्लांट में आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट की जो लेंथ है वो लगातार बढ़ती रहती है, जबकि साइड की ब्रांच में ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो प्लांट क्या मिलेगा आपको, सीधा प्लांट मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सीजन क्या करा रहा है प्लांट के अंदर, एपिकल डोमिनेंस शो करा रहा है। लेकिन अगर मैं इस टिप को कट कर दूं, भाई सिंपल सी बात है, प्लांट की टिप को मैंने कट कर दिया, कट कर दिया कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा ना। जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इस टाइम पर जो ये लैटरल बड थी, ध्यान रखना, ये लैटरल बड में क्या हो जाएगी, ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। जब लैटरल बड में ग्रोथ हो जाएगी तो कुछ बोलते हैं लेटर ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएंगी, और लेटर ब्रांचिंग से प्लांट में क्या हो जाएगा, बहुत सारी बंचिंग हो जाएगी, ब्रांच हो जाएंगी। क्यों, एपिकल ग्रोथ तो हो नहीं रही, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्लांट क्या होगा, ब्रांच में बन जाएगा, ठीक है। जो बंच की तरह होगा यानी कि पूरे में बहुत सारी ब्रांच होंगी, किसकी वजह से, एपिकल डोमिनेंस क्यों हमने कट कर देने से, कहने का तो उसकी प्लांट की टिप को कट कर देने से ऐसा हुआ है। इसका फायदा कहाँ उठाते हैं हम, जहां हमें ज्यादा क्वांटिटी में लीफ चाहिए, जैसे कि टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन की बात करें तो टी प्लांटेशन में हमको क्या चाहिए, ज्यादा लीफ चाहिए। अगर प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो तो हमें ज्यादा लीफ मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। अगर बहुत सारी ब्रांच होंगी, जब बहुत सारी ब्रांच होंगी तो बहुत सारी लीफ होंगी, तो हम उसकी हर बार टिप काटते रहेंगे तो नई ब्रांच उगती रहेंगी, और नई ब्रांच से क्या निकलेंगी, नई नई लीव्स निकलेंगी, जिस लीफ का हम चाय पत्ती बनाने में हेल्प करते हैं। टी के बारे में हम हेल्प करते हैं। दूसरा काम होता है बच्चों इसका हेज मेकिंग। हेज मेकिंग का मतलब होता है, आपने गार्डन में देखा होगा तो प्लांट की वॉल होती है, एक वॉल तो होगी, बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिसके बीच से सब निकल के जाओगे। एक वॉल ऐसी होती है जिनको आपको क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनको काट करके गार्डनर उनको वॉल के रूप में कर देता है, जिससे ऐसे लगता है वो सजा रहेगा, लेकिन वो ऐसे वॉल की तरह भी काम करता है वहां पर, ठीक है, जिसकी बिल्कुल डिजाइन की तरह होती है वो। तो वो क्या, हेज मेकिंग। तो एपिकल डोमिनेंस की वजह से क्या होता है, प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन अगर हम उसकी एपिकल डोमिनेंस को क्या करते हैं, कम कर दें, कैसे करेंगे, इसकी टिप को कट करते हैं, जिसको बोलते हैं डीकैपिटेशन। तो डीकैपिटेशन का काम कहाँ करते हैं, इस डीकैपिटेशन करते हैं हम हेज मेकिंग के अंदर और टी प्लांटेशन के अंदर, जिससे हमें बेनिफिट होता है, ठीक है बच्चों। ये इसका दूसरा फंक्शन है, एक एपिकल डोमिनेंस, दूसरा होगा एब्सिशन, और अब तीसरे फंक्शन की हम बात करते हैं। जो थर्ड नंबर का फंक्शन होता है बच्चों, इसकी बात करूं तो जब ऑक्सीजन का क्या काम होता है, जब ऑक्सीजन चलता है तो यहाँ पर क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू होता है, तो वेस्कुलर टिश्यू के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, किसमें, वेस्कुलर टिश्यू के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। अगर वेस्कुलर टिश्यू का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, जाइलम फिलम बनेगा, तो कहने का जाइलम के बनने में ये हेल्प करता है, इलिया कटे, तो जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। उसके बाद ये तो प्लांट का एग्जांपल मैं अदर बता रहा हूँ। तो जो रूट की मेन रूट टिप होती है, इस रूट टिप की ग्रोथ में हेल्प यहाँ बनता है, तो जो प्लांट की रूट होती है इसको भी प्रमोट करता है, प्रमोट करता, कहने का था रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, तो इससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसका भी हम फायदा कहाँ उठाते हैं, जैसे कोई स्टेम कटिंग है, हमने कोई स्टेम कट कर लिया, मान लो इस प्लांट का ये स्टेम था, इसको कट करा, इसको कट करके इसको जो स्टेम है इस पे क्या लगा दिया हमने, ऑक्सीजन का हार्मोन लगा दिया। तो इस ऑक्सीजन हार्मोन ने क्या काम करा, यहाँ पर जल्दी से क्या कर दी, रूट निकाल दी। तो क्या करें, हमको प्रोपोगेशन में, जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जब हम छोटे छोटे प्लांट बनाते हैं स्टेम के द्वारा या किसी कटिंग के द्वारा, तो वहां पर ऑक्सीजन लगा कर जल्दी से क्या निकाल लेंगे, रूट, जिसे रूटिंग बोलते हैं, या रूट को प्रमोट करा लेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होती है, हमें काफी हेल्प मिलती है, ठीक है। यहाँ तक आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्लियर है। उसके बाद और फंक्शन क्या होगा बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो चुका है, हेज मेकिंग वाला बता चुका हूँ, एपिकल डोमिनेंस, तीसरा एब्सिशन का बता चुका हूँ। उसके बाद एक फंक्शन और होता है इसका, वो है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब हो गया, आपने फ्रूट देखे होंगे, फ्रूट कैसे मिलते हैं, सीड वाले फ्रूट मिलते हैं। सीड वाले फ्रूट कब बनते हैं, जब मेल फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा और वहां बनेगा एक नया सीड, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनता है। तो उस सीड के बाद ओवरी बनती है, ओवरी ही क्या होता है, फ्रूट होता है।
अगर मैं ऐसा फ्रूट बना दूं, ओवरी को सीधा विदाउट फर्टिलाइजर कन्वर्ट किसमें कर दें, फ्रूट के अंदर, तो ऐसा फ्रूट कैसा होगा, सीडलेस होगा। इसी फ्रूट को हम पार्थोकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हमारे पास, टमाटो का। ठीक है, टमाटो ऐसा क्या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम बोलते हैं इसको, सीडलेस फ्रूट होता है। उसके बाद और क्या बनाते हैं बच्चों इसको, देखो पार्थेनो फ्रूट हो गया। उसके बाद एक छोटा सा काम हो रहा है, आपने पाइन एप्पल तो ईट किया होगा, तो पाइन एप्पल के अंदर ये जल्दी से क्या करता है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। फ्लावरिंग को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, जल्दी से इनिशिएट करेगा, तो तेजी से क्या है, फ्लावरिंग है। पाइनएप्पल के अंदर ये करता है, पार्थेनोकार्पिक इसके अंदर होगी। उसके बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, वो है इसका हर्बिसाइड का। जो हर्बिसाइड मतलब होता है कि एज ए किल कर देगा किसको, ग्रास को। कैनल किसको किल करता है, हर्ब को किल करता है, उसको बोलते हैं हर्बिसाइड। ठीक है, तो हमारे पास एक हार्मोन है जिसका नाम है 2,4-D, जो कि क्या है, सिंथेटिक है, और ऑक्सीन हार्मोन प्लांट की ग्रोथ कराता है। तो 2,4-D क्या काम करेगा, जो डाइकोटोलैंड प्लांट होते हैं, डाइकोट प्लांट की क्या करता है, ग्रास की क्या करता है, डेथ करता है। ठीक, जबकि मोनोकोट की डेथ नहीं करता है। और मोनोकोट कौन सा, मैच्योर मोनोकोट की बात कर रहा हूँ, जो मैच्योर है वहां पर नो डेथ। तो इसको ऐसा समझते हैं बच्चों, यहाँ ये बताऊंगा। देखो आपने प्लांट देखा होगा, तो डाइकोट प्लांट के अंदर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम जो होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, 2,4-D तेजी से ग्रोथ कराएगा। जब तेजी ग्रोथ कराएगा तो जाइलम फ्लोएम का डिफेंसेशन करा रहा था, तो यहाँ पर तेजी से ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से डिफेंसेशन नहीं हो पाएगा, और एक अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, जिससे जाइलम क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा डाइकोट के अंदर। जब जाइलम ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ से कोई चीज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और फूड न्यूट्रिशन प्लांट के वो पार्ट में नहीं जा पाएगा, जिससे डाइकोट की हो जाएगी डेथ। जबकि मोनोकोट के पास कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो इस 2,4-D नाम के जो सिंथेटिक हार्मोन है, इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसको डिग्रेड कर देंगे, जिससे मोनोकोट जो मैच्योर प्लांट है उसकी डेथ कभी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है, जबकि डाइकोट की डेथ हो जाती है। तो ऐसे हर्बिसाइड काम करता है किसके लिए, डाइकोट के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, गार्डन यूज कर, जो गार्डन होते हैं, बाग बगीचे वाले इंसान होते हैं, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको गार्डन में यूज कर सकते हैं, डाइकोट को हटाने के लिए, अनवांटेड ग्रास को हटाने के लिए, जो गार्डन में अच्छी नहीं लगती है। इस हिसाब से हमारा ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। शायद कोई पॉइंट रह चुका होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, एंड कुछ हिस्ट्री होती है मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, नहीं तो आप सजेशन दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।